हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ पीटी 365 ऑफ 2023। देखो, आज की वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर। देखो, मार्केट में जो है क्या कि बहुत सारी मटेरियल्स ऑलरेडी हैं, आपने बहुत सारी करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ी है, इसलिए पागलों की तरह ये नहीं है कि जो कुछ आए सब पे दौड़ना है। पीटी 365 ऐसा नहीं है कि सभी की सभी पीटी 365 को पढ़ लेनी है। आप इसे दो सेक्शन में अपने पीटी 365 को बांटेंगे। क्या एक सेक्शन में आपका रहेगा इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर। सेकेंड ग्रुप रहेगा आपका हिस्ट्री में सोसाइटी की जो आती है। उसके बाद हो गई आपको ज्योग्राफी एंड रिमेनिंग ऑल दी पीटी 365। इस तीन पीटी 365 को आपको लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़नी है इसमें से। बट रेस्ट ऑफ जो और पीटी 365 होंगी उनमें आपको सेलेक्टिव रहना है। जो चीज़ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो बस इंपॉर्टेंट थीम पढ़नी है। बाकी जो आपकी सोर्स है वो पॉलिटी जैसे है, पॉलिटी जो आपकी सोर्स है जो आपने पहले पढ़ा है वहाँ पे जाके आप बस अपडेट कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं लाइन टू लाइन कवर करने की। सोसाइटी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करना है। एक्चुअली सोसाइटी मेनली मेंस की सिलेबस है, इसलिए उसमें भी आपको सेलेक्टिव रहना है। आज हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली डायरेक्ट यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन, वही जो प्रॉब्लम होती है हमेशा कि इन्फॉर्मेशन हेयर एंड मतलब सब कुछ लगेगा इधर उधर बिखरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन। सबसे उससे अच्छा क्या है कि हम अभी 2 मिनट में क्या करेंगे, एक छोटी सी डिस्कशन देखेंगे कि कैसे ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग करती है, कैसे कहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से। पहले एक मिनट देखो, अपने स्टडी में हमें इन्वायरमेंट को पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को हम 3 पिलर में स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये पीटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। मेंस में ऑलमोस्ट 50 मार्क्स की क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से पूछी जाएगी। आपको क्या करनी है इसमें से 2 चीज़। एक तो बेसिक्स, आपको मोटा मोटी बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पूरा का पूरा सब कुछ आना चाहिए। बेसिक मोटा मोटी संकड़ा ये सब कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। और मोस्टली रिलायबल रहना है पीटी 365 पे, जो कि आपको कंप्लीट एक एक वर्ड आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पीटी आपको पता है पीटी में इन्वायरमेंट की वेटेज काफ़ी बढ़ते जा रही है। 2021 में 13 क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 17 क्वेश्चन आया। ठीक है, इसका मतलब है वेटेज काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। ये 17, 18, 20 भी हुआ होगा, बट कुछ सेक्शन ज्योग्राफी वाले बोलते हैं, कुछ इन्वायरमेंट वाले, कुछ इस तरीके से। तो मोटा मोटी मान लेते हैं 17 क्वेश्चन 2022 में भी रहा। हमने बात किया 3 पिलर, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। ये कहीं एक्चुअली दिया नहीं इस तरह से पिलर। मैंने शंकर आईएएस को पढ़ा था, वहाँ पे भी कुछ इस तरह से सेक्शन बना हुआ है। फर्स्ट सेक्शन है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, सेकेंड बायोडाइवर्सिटी, थर्ड वन इज़ क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट्स। जो फर्स्ट जो कि जहाँ से स्टार्ट करता है आपका पीटी 365 इस साल भी, वो कहाँ से स्टार्ट किया है, क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट से। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन बनते हैं पीटी के लिए। बट इसकी मेन इंपॉर्टेंस कहाँ है, मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में बनती है। पीटी के लिए सबसे खतरनाक है, जो सबसे अधिक क्वेश्चन जहाँ से आती है बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी में आपको क्या क्या पता होगा, जैसे चीज़ जो चीज़ मोटा मोटी कंसेप्ट आपने देखा होगा। यहाँ से आपको जैसे कि कन्वेंशंस पूछते हैं, रामसर कन्वेंशन, यूएनईपी, उसके बाद नेशनल पार्क, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनेस्को साइट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बायोडाइवर्सिटी में आप जितनी कुछ पढ़ते हैं, रामसर साइट्स हो गए, यूएनईपी हो गया। और इकोलॉजी इकोसिस्टम बहुत बेसिक वाला बच्चा वाला चीज़ है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा। फूड चेन, फूड वेब, बायोमास, यही सब चीज़ हमें जो है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये 3 पिलर में हमें पढ़नी है। तो हम उतना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे क्लाइमेट चेंज में। हालांकि क्लाइमेट चेंज की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे हेल्प करेगी बायोडाइवर्सिटी में, दैट्स वाई इसे देखना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद कैसे स्टार्ट हुई इन्वायरमेंट की डिस्कशन पूरी दुनिया में, कि पहली बार क्या हुआ था। एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है वो लिखा गया था, आपको जो है साइलेंट स्प्रिंग बुक, आई थिंक, वेट अ सेकेंड, आई वाज फॉरगेटिंग द नेम। राकेल कार्सन, ये साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है जो राकेल कार्सन के द्वारा लिखा गया बुक था। इसने इस बुक में बताया क्या कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है जो है आपका
राकेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक में बताया कि इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है। उन्होंने एक बुक लिखा जो कि पूरी दुनिया में एक लहर आ गई उस बुक से। उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने सबसे पहले तो यूएस में बहुत सारी मीटिंग्स बैठी, फिर आपको जाके जो है थोड़ी सी चर्चा इसकी अभी के इसमें PT 365 में भी बताया गया, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। बट उसके बाद दुनिया में सभी लोगों ने इस पे डिस्कशन करना शुरू किया, जो कि पहली बार दुनिया के सभी लीडर स्टॉकहोम में बैठे। उससे पहले क्या क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जम के चल रहा था, जम के पॉल्यूशन हम लोग इमिट कर रहे थे, कोयले की बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, हर कुछ उस समय कोयले से हुआ करता था, तो ज़बरदस्त पॉल्यूशन हुआ, इसकी इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखने लगी। तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पहली बार दुनिया में सभी लीडर बैठते हैं एक साथ और इस पर डिस्कशन करते हैं। और इसी समय जो है कि फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP बनती है। पहली बार इंसान इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है। फिर क्लब ऑफ रोम थे, उसने एक रिपोर्ट निकाला जिसने बोला कि 21st सेंचुरी के एंड में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर वियना कन्वेंशन बैठा, जिसमें कि क्या उस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि ओजोन होल हो रहा था, दुनिया को एक बड़े संकट में डाल दिया कि यदि ओजोन होल हो जाएगा, सारी UV रेज आने लगेंगी और हमें क्या हो जाएंगी, स्किन कैंसर होगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इससे निपटने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया। उसके बाद फिर IPCC, ये हमारी डिस्कशन जो PT 365 है, सबसे पहले IPCC पे ही बात करता है। IPCC क्या है, देखो IPCC एक बॉडी हमने बनाया जो कि इसमें ये हेल्प लेता है WMO का प्लस UNEP का, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से ये IPCC बना। और IPCC क्या करता है, दुनिया में जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करती है, उन सभी की रिपोर्ट को कंबाइंड करके ये जारी करता है। ठीक है बात। इसके बाद रियो अर्थ समिट होता है। कब होती है आपको पता है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में। 1992 में जब 20वीं हम लोग एनिवर्सरी मना रहे थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, उस समय रियो अर्थ समिट होता है। रियो इसलिए क्योंकि ये ब्राज़ील के शहर में हुआ। और इस समय फिर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनता है, UNFCCC, UNCBD, UNCSD। और इसी UNFCCC का जो कि मेनली क्लाइमेट चेंज से निपटता है, इसकी मीटिंग हर साल होती है। ठीक है, मीटिंग ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी मीटिंग में अब क्या है सिस्टम, क्या कि प्राइम मिनिस्टर हमारे या देश के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो, उसके पास उतनी टाइम नहीं कि हर साल वो जाए और 10-10 दिन तक डिस्कशन करे, उसके पास और भी बहुत सारी काम है। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनाया जिसमें कि ढेर सारे पैनल्स ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, NGO के मेंबर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, IFS होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये सभी मिल के क्या होते हैं, हर देश के आदमी मिल के आके बैठते हैं और हर साल डिस्कशन करते हैं करंट मुद्दा क्या चल रहा है। दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ COP26 की चर्चा भी अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने देखा अपने PT 365 में। तो UNFCCC 2026 में 2000 कब मिला था, ये 2021 में मिला था। 2020 का पता है आपको क्या, 2020 का जो है क्या UNFCCC का COP मीटिंग नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। तो इसे हमने एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर, और जो कि ग्लासगो UK में समिट हुआ, ग्लासगो UK में COP26 समिट हुआ। और ये रिसेंटली COP27 हुआ है जो कि मिस्र के शहर में हुआ है। ठीक है, ये रिसेंट हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम लोग उस स्टेज पे हैं, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन शेप ली है, क्या हुआ है। अब जाके PT 365 स्टार्ट करते हैं तो अब मज़ा आएगा। आज के लेक्चर में हम लोग पूरी की पूरी देखो, अब जैसे कि आपको मैंने बताया सबसे स्टार्टिंग में, हमारा इन्वायरमेंट 3 पिलर्स में है। देखो यहाँ पे ये 3 पिलर्स में हम लोग पढ़ते हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सेम एज हमारे PT 365 को भी इसी तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है विज़न वालों ने। क्लाइमेट चेंज यहाँ से, ये क्लाइमेट चेंज है। पॉल्यूशन आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में आता है। थर्ड पिलर इज बायोडाइवर्सिटी। ये 3 सेक्शन जिसमें कि मोस्ट अपने नोट्स में आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूरी की पूरी इन्वायरमेंट। देखिए PT 365 जो है आपको मैंने पहले ही बताया कि इसे बिल्कुल कंप्लीटली आपको बाय हार्ट करनी है, इसे और साइंस वाले को एंड IR वाले को, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उसे छोड़नी, मिस करनी। आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतनी टॉपिक ये डिस्कस करेंगे, इतनी नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी क्लाइमेट से रिलेटेड सब कुछ। अब आपको एक मोटा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, बाकी इसे आपको खुद से करके हाईलाइट वगैरह करके आपको पढ़नी। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें से और यदि की हाईलाइट करें आप यहाँ पे देखो कि अब देखो जरा सा
क्या है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स है। इसमें करा है क्या, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का 50 ईयर हमने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट करा है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद आया, अभी जस्ट हमने बात किया। स्टॉकहोम क्या था, सबसे पहली बार दुनिया ने जब बैठा, ये जो 1972 दैट इज़ नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पहली बार अर्थ पे, इसकी 50th एनिवर्सरी हमने 2022 में सेलिब्रेट किया। आप 50 साल इसमें जोड़ो, आप जब इसमें 50 ईयर्स आप ऐड करते हो, आप इसमें 50 ईयर ऐड करते हो, तो ये 2022 में हमने सेलिब्रेट किया। तो 50 ईयर थे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेट इवेंट्स बनती है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। COP27 अभी जस्ट हमने बात किया, UNFCCC बना था जो कि क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा था, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 27th मीटिंग है, और 26th की भी इसमें कुछ बातें हैं, वो दोनों को याद रखनी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया ने अपना NDC अपडेटेड डाला है। NDC क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया की कितनी कंट्रीब्यूशन रहेगी क्लाइमेट चेंज में, कि कितनी अपनी वो कार्बन इमिशन को कंट्रोल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली, ये सब न्यूज़ छूटनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है इंडिया प्रोमिनेंट सोलर अलायंस की मेंबर है, और पूरी दुनिया से अर्जेस करता है इसे ज्वाइन करने के लिए, और इसके बारे में यदि कुछ न्यूज़ है दैट मीन्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इस पे भी लाइफ, ये इंडिया का दिया हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बताया था कि लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज के समय में जो इन्वायरमेंट हो रही है उससे रिलेटेड हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीनी है, कैसे करनी है। तो इन सब को देखते हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। देखो, सब पहला न्यूज़ है कि IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हमने बात किया था IPCC के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक वीडियो बनाई है सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, आप इस पे क्लिक करके ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर में, क्रोनोलॉजी वे में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे 1972 से या 1971 में रामसर बना, फिर स्टॉकहोम होती है, कैसे ये कहानी हुई, ये बुक की क्या कहानी है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। फिर 1975, 82, 85 वियना कन्वेंशन क्या इसमें होती है। इस IPCC का बात जब कर रहे थे, अभी हमने बात किया, IPCC 1988 में बना था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP के एफर्ट से मिलके ये बना। इसकी काम आपको पहले से याद रखना है। IPCC जैसे बात किया, कभी कोई अपनी काम नहीं करता है, वो पब्लिश करता है बस रिपोर्ट हर जगह से कलेक्ट करके। किस चीज़ पे, क्लाइमेट चेंज पे। IPCC जब भी आए ध्यान में रखना है ओनली क्लाइमेट चेंज एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो IPCC ने अपना ये क्या लिखा हुआ है, 3rd पार्ट ऑफ 6th असेसमेंट रिपोर्ट। क्या है 6th रिपोर्ट, मतलब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, IPCC जब से बना है, IPCC कब बना, IPCC बना 1988 में। 1988 में बनने के बाद इसने पहला रिपोर्ट अपना जारी किया 1990 में, सेकेंड रिपोर्ट उसके 5 साल के बाद 1995, थर्ड रिपोर्ट 2001 में, 2007 में फोर्थ रिपोर्ट, 14 में फिफ्थ रिपोर्ट एंड 2022 में 6th असेसमेंट रिपोर्ट। यही 6th असेसमेंट रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ये 6ठा असेसमेंट रिपोर्ट इसने जारी किया है 2022 में। हर 5 साल पे आती है, बिकॉज ऑफ कोविड अभी लेक हुआ, तो 14 से 20 में आना चाहिए था, बट 22 में आए। समझ रहे हैं बात को आप? क्या कहता है इसमें, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट का टाइटल इसने दिया। और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा वर्किंग ग्रुप। फिर ये क्या है वर्किंग ग्रुप, देखो IPCC अपने आप को डिवाइड किया हुआ है वो 3 वर्किंग ग्रुप में। जैसे कि होता है ना, हम टीम बना देते हैं, चलो तुमको ये काम करनी है, तुमको ये काम करनी है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा पब्लिश करनी होती है। IPCC अपने आप को 3 वर्किंग ग्रुप प्लस 1 टास्क फोर्स में डिवाइड किया हुआ है। वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वर्किंग ग्रुप सेकेंड, वर्किंग ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ वन इज टास्क फोर्स। वर्किंग ग्रुप 1 जो है ये डील करता है फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिजिकल साइंस पे क्या उसकी साइंस रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज पे। सेकेंड बात करता है इम्पैक्ट, एडेप्टेशन, वल्नरेबिलिटी
क्या मतलब, यदि क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरी दुनिया में किस जगह कितना इम्पैक्ट होगा, किस जगह अधिक होगा, किस जगह कम होगा। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात बार बार हो रही है। देखो एडेप्टेशन मतलब क्या हो जाएगा कि आप ये मान के चलो कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब अडेप्ट करनी है। और मिटिगेशन मतलब क्या हो जाएगा, हम उसको मिटिगेट करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहता है क्या कि ये बात कर रहा है इम्पैक्ट क्या होगा, एडेप्टेशन करना है और वल्नरेबिलिटी। सेम चीज़ आप समझ सकते हो, दो मान लो एक ये घर बना हुआ है, एक ये घर बना हुआ है, सेम लेवल का मान लो अर्थक्वेक आया है, मान लेते हैं ये अर्थक्वेक 6.5 की आई हुई। आप देखेंगे कि ये घर में भी सपोज कीजिए ये घर कॉलेप्स कर गया और ये घर कॉलेप्स नहीं किया, ये सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वल्नरेबिलिटी अधिक थी और इसकी वल्नरेबिलिटी कम थी। मतलब इस कौन कितना वल्नरेबल है। जैसे अक्सर हम कहते हैं सोसाइटी में वुमेन इज़ मोर वल्नरेबल देन मैन। मतलब यदि एक सेम रोड पे यदि वुमेन और मैन जाए तो अधिक खतरा कहता है कि वुमेन को हो सकता है, सोशली हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकती है, ये चीज़। तो वल्नरेबिलिटी एडेप्टेशन ये वर्किंग ग्रुप थर्ड जो है ये मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, जिसके लिए हम आज ये लेक्चर जो पढ़ रहे हैं मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। और टास्क फोर्स का क्या काम है, कैलकुलेशन रिपोर्टिंग ऑफ नेशनल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड रिमूवल। ये बात करता है ग्रीन हाउस गैस की, और इस पे भी हम देखेंगे कि जो मीथेन जो सबसे बड़ा हमारे सिर का दर्द बना पड़ा हुआ है, उस मीथेन पे भी रिपोर्ट, ये ग्रीन हाउस गैस में मीथेन आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप और क्या ये 4 ग्रुप ही पॉसिबल हो सकते हैं? नहीं, यदि ज़रूरत हो तो आईपीसीसी 1-2 और टास्क फोर्स बना सकता है यदि उसे नीड हो। तो अदर टास्क फोर्स में ऑल्सो बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ नीड। क्लियर, सब कुछ समझ में आ रही है। इसी थर्ड रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे अभी इस जगह लिखा है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। ऐसा नहीं सिर्फ थर्ड है, बात ये 2 की भी करता है, वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की। देखो फर्स्ट की टाइटल फिजिकल साइंस बेसिस है जो हमने देखा, सेकंड भी है, सेकंड क्या करता है, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट, एडेप्टेशन, वल्नरेबिलिटी। ऐसे पढ़नी है ताकि अब जब मज़ा आएगा इसके बाद पढ़ने में। पढ़ना तो देखिए आप ही को पढ़नी है, बट थोड़ी सी हेल्प मैं आपको कर रहा हूँ एक्स्ट्रा में। और 2 बात यहाँ पे मिटिगेशन की बात है, आप इस चीज़ को अपने इसी A4 शीट ने जो आपने निकाला होगा, या यदि डिजिटली पढ़ना है तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज में 2 चीज़ आपको करनी है, लिखनी है, मिटिगेशन के बारे में और एडेप्टेशन के बारे में। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, मेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लेस सीवियर। ठीक है, अब मान लो आपको जैसे बिल्डिंग बनानी थी, तो आपने क्या किया, अर्थक्वेक जोन प्रूफ जो है क्या, जिसे भूकंप रोधी घर कहते हैं, वो बना लिया। तो अब यदि क्लाइमेट चेंज के कारण मान लो अर्थक्वेक आ रही है, एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या क्लाइमेट चेंज से अर्थक्वेक आ सकता है? ऑब्वियसली आ सकता है। क्लाइमेट चेंज से देखो क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा, मान लो कहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ये आइस मेल्ट होगा तो एक कंसेप्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अब मान लो आप इस पे लोड पहले 5 kg था, तो नीचे से इस पे फोर्स 5 kg लग रहा होगा, ये बैलेंस है। बट यदि ऊपर की आइस मेल्ट हो जाती है तो ये वाली जगह पे अब बिल्कुल खाली है, तो नीचे से प्रेशर लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये अर्थक्वेक इंड्यूस हो सकता है। इसलिए बिकॉज एक हमारे फ्रेंड ने इस पर डिस्कशन कर दिया था कि क्लाइमेट चेंज से अर्थक्वेक कैसे आएगी, ऑब्वियसली आ सकती है। तो हम उसको लेस सीवियर कर सकते हैं यदि मॉडर्न तरीके से। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, क्लीन एनर्जी अपना सकते हैं। क्लीन एनर्जी में मतलब क्या, हम कोल से बढ़ के अब जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यही ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज में सबसे अधिक इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि ये जो मिटिगेशन कंसेप्ट होता है इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट। एडेप्टेशन क्या है, कहता है क्या, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू करंट एंड फ्यूचर एफर्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम ऐसे अपने आप को एडेप्ट करें जो कि करंट डिमांड भी फुलफिल हो और फ्यूचर इफेक्ट को भी हम बर्दाश्त कर पाएँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड बैरियर, जैसे आपने मान लो आपको पता है इस रिवर में ओवरफ्लो होता है, तो आप क्या किया, यहाँ पे फ्लड बैरियर बना लिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा लिया। इफ़िशियंट यूज ऑफ वाटर हम करें, पानी को सेव करें, ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप लगाएं। हम जानते हैं मान लो कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ड्राउट आएगी, तो हम पहले से अब ऐसा सीड डेवलप कर रहे हैं, यदि ड्राउट आ गया, मतलब ड्राउट मतलब क्या, सूखा आ गया, तो भी वह क्रॉप ख़राब नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म, इसे मानते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एडेप्टेशन। तो आईपीसीसी ने अपना 6th रिपोर्ट टाइटल करके अभी
3rd वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है जो बात करता है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक बार क्या आईपीसीसी का मेंबर इंडिया है? ऑब्वियसली मेंबर है, 195 कंट्री है। हमने बात अभी जस्ट किया आपने कि WMO प्लस यूनाइटेड नेशन के ज्वाइंट एफर्ट से आईपीसीसी क्या हुआ, बना। इसकी क्या और इन्फॉर्मेशन करता है, ये असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है, स्पेशल रिपोर्ट भी इसकी आती है और मेथडोलॉजी रिपोर्ट आती है, 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। हाउएवर इट डज नॉट, देखो जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ से आपको फंसा सकता है एग्जाम में, इट डज नॉट इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। ओनली क्या करता है, सब जगह से डाटा कलेक्ट करके रिपोर्ट पब्लिश करता है। आईपीसीसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है। मिटिगेशन टारगेट क्या था आईपीसीसी, इसने क्या बताया कि कहा कि हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखनी। किसके बिलो रखनी है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जिस समय मान लो IR हुआ, इस IR के डेट में, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट होती है, 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। इस समय जो भी टेम्परेचर था, साइंटिस्ट का कहना है इस समय 14 डिग्री सेल्सियस था, तो हम मीन टेम्परेचर ओनली 1.5 मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज ही बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाहर जाएगा तो इंसान के हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद कहता है नेट जीरो CO2 इमिशंस इन द अर्ली 250। नेट जीरो इमिशन क्या होता है? नेट जीरो इमिशन मतलब क्या हुआ कि आप मान लो 100 टन जो है CO2 आप क्या कर रहे हो, आप इमिट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस 100 टन CO2 को सिक्वेस्ट्रेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए भी आपको प्रयास करनी होंगी कि इतना टन। तो ये कार्बन को हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं? आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्री लगा सकते हैं। जब ये ट्री लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्री लेती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस है कि डायरेक्टली आप इसको जो है सबको कैप्चर करके ग्राउंड के अंदर डंप कर दो, तो वो भी एक तरीका है। तो मतलब जितनी आप इमिट कर रहे हैं उतना ही आपको ख़त्म करना होगा। दैट इज़ नोन एज नेट ज़ीरो, जो कि टारगेट है कि, और 43% हम लोग करेंगे 2030 तक में, ये करेंगे। ग्लोबल नेट ज़ीरो हो गया। मीथेन जो कि बताया था सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उसकी रिडक्शन भी 34% करनी है। अपने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखनी है, ठीक है। 1.5 तक बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को, मतलब ये 15.5, लेकिन हमें बिलो रखनी है 16 डिग्री सेल्सियस पूरी ईयर की ग्लोबल। रिच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशंस अराउंड अर्ली टू 2070 तक में हम लोग ये जो बात बताए नेट जीरो कार्बन करने की, 2070 तक हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इमिशन ट्रेंड, टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन। हाँ, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या हो गया, इंसान के द्वारा, इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस के रिस्पॉन्सिबल के लिए वो बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस कैसे कैसे इमिट हो सकता है आपको पता है? नेचुरली भी मैक्सिमम तो नेचुरली होता है। जैसे कि आपका जितने भी आपका जो है वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मतलब दलदल वाली भूमि है, वहाँ से CH4 मतलब जो है क्या, मीथेन आपका रिलीज होता है। मैक्सिमम वेटलैंड से होता है, हाईएस्ट, है ना। उसके बाद हम लोग भी हैं, लाइव स्टॉक से होती है। तो एंथ्रोपो जिसमें इंसान इन्वॉल्व है वो राइज किया है, ये बात कह रहा है यहाँ पे। नेट CO2 इमिशन भी इंक्रीज हुआ है। ये सब कॉमन सी बात है, ये आपको एक बार देख के हाईलाइट कर लेनी है। एवरेज एनुअल GH ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग 2010 to 19%। इतनी डिटेल में भी ये डाटा नहीं देखना है कि 2010 में क्या था, ऐसा था। बस हमें मोटा मोटी चीज़ें को ध्यान में रखनी है। रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये है एक रिपोर्ट। आगे इम्पोर्टेंट कहता है क्या कि इनएडिक्वेट करंट पॉलिसी प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय 2000। जब ये हमारी सेंचुरी एंड होगी 2100 में, कहता है क्या 3.2, जिस डिग्री से हम लोग इंक्रीज हो रहा है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा इसमें। और फाइनेंशियल फ्लोज आर 3 to 6 टाइम्स लोअर देन द लेवल ऑफ नीडेड बाय 2030। और जो फाइनेंशियल फ्लो, इसके लिए जो मनी चाहिए थी लिमिट्स टू हमारे ग्लोबल वार्मिंग कॉम्बैट करने के लिए, ये 3 to 6% कम ही होगा टू 2030 तक। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में भी हम लोग बात ही कर रहे थे, मीथेन इमिशन के बारे में। देखो अभी हमने बात किया था मीथेन इमिशन के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल वेटलैंड है। वेटलैंड से
सबसे अधिक ये डाटा में देख रहे होंगे, ये डाटा बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है कि सबसे मतलब टॉप 5 इमिटर्स कौन सी है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, जब आप फॉसिल फ्यूल्स निकाला जाता है उसके एक्सट्रैक्शन में मतलब एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रिसोर्स को जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, रिफाइन करते हो, फिर यूजेबल बनाते हो, तो उस प्रोसेस में यहाँ से मीथेन रिलीज होता है। लाइव स्टॉक इज़ द ग्रेटेस्ट, जो चारा होता है लाइव स्टॉक प्लस उसके बाद जो है गाय के गोबरों से बहुत ज़्यादा उससे मीथेन निकलता है, वो चीज़ हो गई। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें, राइस प्लांट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस प्लांट्स, राइस कल्टीवेशन से भी मीथेन की लार्ज अमाउंट ऑफ एमिशन होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक न्यूज़ है कि कितनी साल इन्वायरमेंट में लाइफ स्पेन कितनी है आपका जो है ग्रीन हाउस गैस का, तो कहता है कि लाइफ स्पेन इन एटमॉस्फेयर 20 ईयर्स मीथेन की जो कि 20 साल कम है किससे, जो कि कम है कार्बन डाइऑक्साइड से, 20 साल रहती है इसकी मीथेन की फार्मूला होती है CH4। साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखनी है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मोर देन 80 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये इंपॉर्टेंट समझना है। और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, नेचुरल ब्लैंकेट कहते हैं, नेचुरल ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। क्या करता है अर्थ, आपको पता है अर्थ से सन की हीट आती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस हीट को ट्रैप करके रख लेता है, ये हीट को बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से ही अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल है। हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा कि सारी की सारी हीट मतलब जो है क्या चले जाएगा तो टू कोल्ड हो जाएगा, रह नहीं पाएंगे, और सभी की सभी सीट इसमें हीट ब्लॉक हो जाएगी तो भी हम नहीं रह पाएंगे, तब हमारा प्लेनेट टू हॉट हो जाएगा। तो हमें तो कुछ रे यहाँ से जाती है बट मैक्सिमम यहाँ रहती है, तो हमारे अर्थ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ा रहता है। लेकिन आप सोचिए, आप ब्लैंकेट की चादर को मोटी करते जा रहे हैं, मतलब ब्लैंकेट की चादर, एक तो CO2 इमिट हो रहा है, ऊपर से CH4 इमिट हो रहा है, और ऐसे में क्या हो रहा है, जब आपकी ब्लैंकेट मोटी होती है तो आपको गर्मी अधिक लगेगा। दैट्स वाई यू हैव टू रिड्यूस द इमिशन, ये चीज़, यही मेन प्रॉब्लम है। मीथेन रिपोर्ट के बारे में रिसेंटली ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेस लाइन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय किसके द्वारा रिलीज किया गया है, CCAC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड यूनाइटेड नेशन UNEP, जो कि हमारा पहला प्रोग्राम था UNEP, और इसके द्वारा इसके कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट वाज लॉन्च टेस्ट, कब लॉन्च किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि CCAC मीन्स क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन या फिर ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट लॉन्च डेट कब लॉन्च किया था, ऑप्शन में आ सकती है, तो उसमें आपको याद रखनी है कि ये 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जो है, जब इसकी 27th मीटिंग हुई, कहाँ हुई 27th मीटिंग, ये मीटिंग हुई इजिप्ट में हुई, ठीक है, इजिप्ट में हुई है, उसमें ये चीज़ लॉन्च किया गया था। और उस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल मीथेन प्लीज़ टारगेट भी लिया गया था कि हम सब कंट्री ने बोला था हम जो है मीथेन इमिशन को कम करने के लिए टारगेट लेंगे, बट इंटरेस्टिंगली इंडिया बोला कि हम इसका मेंबर अभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो इंडिया, पता है हम लोग अभी डेवलपिंग नेशन है, हमारे यहाँ बहुत ही अभी डेयरी फार्मिंग इंक्रीजिंग पे जा रही है, और हमारे बहुत से फार्मर्स उस पर डिपेंडेंट है, और मीथेन कम करना मतलब क्या हो गया कि हम जो है अपने लाइव स्टॉक को हमें उससे में कम करना होगा, जो कि हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डेयरी सेक्टर पे। दैट्स वाई इंडिया डिडंट साइन प्लेस बिकॉज कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड ऑन द कंट्रीज वास्ट फार्म सेक्टर। देख रहे फार्म सेक्टर पे ध्यान वो नहीं पड़ जाए, जिसकी वजह से इंडिया ने इसके साइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रिलेटेड न्यूज़ और भी था, यही ग्लोबल में, जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसने ज्वाइन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया है, बट इंडिया ने इसे भी ज्वाइन नहीं किया। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर GEM, इसमें ये याद रखनी है, एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्ट ऑफ चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आप बाकी इसे एक बार पढ़ लेना ये चीज़। इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कहता है IMEO
कटिंग मीथेन इमिशन इज फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यदि आपको फास्टेस्ट आपको क्लाइमेट चेंज से कॉप अप करनी है, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करनी है, आप मीथेन की इमिशन को कम कीजिए। आपको पता, जैसे कि अभी हमने बात किया था, 80% ग्रेटर चांसेस इसका CO2 ब्लैंकेट है, बट उससे भी 80% ज़्यादा गर्म कौन करता है? मीथेन करता है। दैट्स वाई यदि आपको फास्टेस्ट जल्दी क्लाइमेट चेंज पे कॉप अप करनी है तो आप क्या करो? मीथेन इमिशन को टारगेट करो। ये इनिशिएटिव भी किसके द्वारा था? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम। कब हुआ लॉन्च? 2021 में। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ चीज नासा अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन इमिट मिशन क्या कहता है कि ये भी बात करता है किसके बारे में? मीथेन के बारे में। मीथेन बोलता है ये सुपर इमिटर है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मीथेन से, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट, ये बस इतना था मीथेन से रिलेटेड। अभी तक हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, एक IPCC के बारे में डिस्कस किया एंड सेकेंड मीथेन के बारे में डिस्कस किया। थर्ड बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। देखो, ओशियन का एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, बेसिक आपकी जो है वो बैकबोन बनेगी। बाकी ये तो करंट अफेयर्स है, इसमें तो पॉइंट तभी याद भी रहेगी। देखो, एक लाइन समझो, ये है साइंटिस्ट ने बनाया एक pH स्केल। क्या बनाया? pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की स्केल बनाया। इससे हम लोग मेजर करते हैं एसिडिटी। 7 को माना जाता है न्यूट्रल, 7 को माना जाता है न्यूट्रल। और इस 7 से यदि किसी की pH वैल्यू 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, तो हम लोग बोलेंगे क्या? ये बेसिक। और 6 हुई, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये वाली पार्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक। एसिडिक की pH कम होती है। न्यूट्रल का एग्जाम्पल हो सकता है आपका वाटर की pH होती है आपको 7। लेमन इस कैटेगरी में आ जाएगा, लेमन एसिडिक होता है। ठीक है बाकी बेसिक तो बहुत सारी चीज़, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सभी बेसिक है। जब आपको एसिडिटी होता है, ऐसे आप इनो लेते हो, इनो क्या एक तरह का सोडा है, सोडा मतलब बेसिक लेते हो, एसिड और बेस में रिएक्शन करके न्यूट्रल होता है। प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, हमारा जो ओशियन सरफेस है ना, वो क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है। क्यों एसिडिक हो रहा है? देखो कैसे पहले समझते हैं एसिडिफिकेशन होता कैसे। ये है हमारा ओशियन का सरफेस, ये है ओशियन का सरफेस। यहाँ पे एक तो बात कर रहा है कि 1800 में क्या सिचुएशन था। देखो 1800 में ओशियन का pH आप देखो 8 से थोड़ी सी ऊपर है, और अभी क्या हुआ? 8 से डाउन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ये बेस की तरफ जा रहा है। पहले यदि यहाँ था, यहाँ से ये डाटा कोई इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एसिडिक की तरफ जा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा जो सी वाटर है वो एसिडिक की तरफ आ रहा है। हालांकि अभी तो वो न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर है, बट लेकिन उसकी अमाउंट पहले से यदि हम कंपेयर करें 1800 से अभी में, तो ये चीज़ ऐसा हो रहा है। और कैसे, क्या सिस्टम क्या होता है? ये पानी है, मतलब H2O है, ये वाटर है। वाटर से क्या करता है, और प्लस जो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? सरफेस पे। हर जगह हवा है तो सरफेस पे ये हवा होगा। H2O प्लस CO2 प्लस कार्बोनेट आयन विच इज प्रेजेंट इन द ओशियन, लाइक मतलब ढेर सारे वहाँ पे रॉक्स हैं। रॉक्स में कार्बोनेट मतलब क्या होता है? CO3। ठीक है, जैसे कोरल रीफ्स हैं, उसके स्केलेटन्स हैं, वो सभी CO3 हुए। लाइमस्टोन का पार्ट गया, चूँकि ओशियन में पानी कहाँ से आता है? नदी से ही पानी जाता है। अब मान लो कि CO3 वाला, जैसे कि हिमालयाज वगैरह से, जहाँ से कि मेनली CO3 का अमाउंट अधिक है, कार्बोनेट का अमाउंट, कैल्शियम का अमाउंट, तो क्या समुद्र में गया, उसमें ये सब पार्टिकल्स हैं, उससे CO2 रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये जो बनेगा कार्बोनिक एसिड, और एक हाइड्रोजन आयन इससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट CO3 H2O जब ब्रेक करता है तो H प्लस O2 में H प्लस आयन प्लस O2 माइनस में ब्रेक करता है। ये ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया कार्बोनेट से, और उसके बाद जो है H प्लस फ्री हाइड्रोजन रिलीज हो गया।
इतनी डिटेल में हमें केमिस्ट्री में नहीं जानी है, बस हमें समझनी है ओशियन कैसे एसिडिक होता है, ठीक है। तो ओशियन मतलब सिंपली यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का था वो रिएक्ट कर गया पानी से मॉलिक्यूल से और ये एसिड बनाया कार्बोनिक एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम एज यहाँ पे भी डाटा है, बट ये चीज़ अब बढ़ रही है, हम एसिडिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका तो यही न्यूज़ था कि अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज़ flagged changing chemistry of western region of Arctic Ocean, discovering the acidity levels increasing 3 to 4 times faster than ocean water elsewhere। मतलब वेस्टर्न रीजन में सबसे फास्टली जो है वो भी कहाँ पे, आर्कटिक के वेस्टर्न रीजन में सबसे फास्टली क्या हो रहा है, 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज होके ओशियन वाटर एसिडिक हो रहा है, ठीक है। ये न्यूज है। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया है, इसकी डेफिनेशन है, ये काम आ सकती है मेंस में। रिडक्शन इन पीएच लेवल इज कॉल्ड ओशियन एसिडिफिकेशन। जैसा कि हमने बात किया कि पीएच जितना जीरो की तरफ आएगा, यहाँ का एसिडिक कम एसिडिक, जीरो वाला मोर एसिडिक, मतलब जितना इधर आएगा उतना ही पावरफुल एसिडिक बनेगा। ये कैसे बनती है, तो प्राइमरी काउज अपटेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, बना लिया, जैसे देखा हवा से यहाँ पे एटमॉस्फेयर ले लिया। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हार्मफुल लाइफ फ्रॉम रिलाइंग कार्बोनेट बेस्ड सेल एंड स्केलेटन, जिसमें भी कार्बोनेट बेस्ड लाइफ है उस पर वो असर पड़ेगा, सेल्स पे असर पड़ेगा, जैसे कोरल्स को मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। अल्टर्ड मैरीन फूड चेन, मैरीन फूड चेन मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर वाली जो फूड चेन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अबाउट आर्कटिक रीजन, आर्कटिक कहाँ है, ARC मतलब आर्क, मतलब आप इसको याद रखना, ये नॉर्थ पोल पे है। एक अंटार्कटिका है जो कि साउथ पोल पे है। एरिया विद इन, जैसे ये पूरी की पूरी अर्थ है, अर्थ में हम लोग ये 0 डिग्री बोलते हैं, ये 23.5 हो गया, एंड ये 66.5, 66.5 से ये पूरी ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंस, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देयरफॉर अब ये रीजन में क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, मोर एक्सेसिबल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक यदि यहाँ पे देखो मैप में, वर्ल्ड मैप में जब आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप कुछ इस तरह की है कि ये जो है ऊपर वाले ये अफ्रीका हो गया, ये ऊपर में रसिया है, यहाँ पे रसिया है, रसिया के ऊपर कंप्लीट जो है ना वो पानी फ्रीज जोन में, दैट्स वाई रसिया को, और ये साइंस कहता है क्या इस रीजन में बहुत ज़्यादा जो है क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्स भरा पड़ा है, वो कोई अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है बिकॉज आइस मेल्ट वहाँ पे जमी हुई है। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग से ये वाला आइस पूरा यहाँ से ख़त्म होगा तो सब कंट्री का फिर होड़ लग जाएगा और वहाँ से फिर से वही कहानी, ह्यूमन इम्प्रिंट बढ़ने लगेगा और वहाँ के भी लाइफ, वहाँ पे भी पॉल्यूशन बढ़ेगी। जो सब प्रॉब्लम इंसान हम लोगों ने क्रिएट किया है वहाँ पे भी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। एक रीज़न तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि मोर एक्सेसिबल होगा तो मोर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, और उसके बाद ये नॉर्दर्न सी रूट ओपन हो जाएगा तो नया ट्रेड रूट खुलेगा, और एक बार जब ट्रेड रूट खुलती है तो उससे कितनी फिर पॉल्यूशन होगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसी के लिए तो अनक्लॉज भी बना था। अनक्लॉज पे हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में, कि जैसे कि जब कोई शिप जाती है, ठीक है ना, एक मान लो ये शिप जा रही है, इसके साथ हजारों क्यूसेक वाटर जो है वो बिल्कुल एक गर्म वाटर और पॉल्यूटेड वाटर इस जगह से ले जाके यहाँ पे इसको छोड़ना होता है, इधर से लेके इधर छोड़ता है, अपने उसके मूवमेंट के लिए ज़रूरत होती है, बट वो पॉल्यूट करता है उस रीजन को। इंडिया का क्या कुछ है उससे कंसर्न आर्कटिक से है, इंडिया ने अपना जो है कि वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम हमारा वहाँ पे चलता है। फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी वहाँ पे हमने जो है इंडिया की फर्स्ट आर्कटिक स्टेशन बनाया जिसका नाम हिमाद्री है, ठीक है, और इज़ लोकेटेड एट नॉर्वे। और हमारी अंटार्कटिका में भी ढेर सारी, अंटार्कटिका में तो 3-4 हमारी ऑपरेशनल अभी जो है कि स्टेशंस हैं जहाँ पे रिसर्च की वर्क चलती है। तो ये न्यूज़ थी इसके रिलेटेड। ओशियन एसिडिफिकेशन हमने देख लिया, जो कि उसके बाद और इम्पोर्टेंट कहता है क्या, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आर्कटिक इज़ हीटिंग 4 टाइम्स एज फास्टर एज एनी अदर रीजन। काउज इसके क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा आइस मेल्ट होगा तो एल्बिडो फीडबैक। ये एल्बिडो क्या होता है, देखो अभी आप जानते हो ये आपका नॉर्मल लैंड है जहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ से सन की रे आई, सन की रे यहाँ से क्या हो जाएगी, सन ये वाली पार्ट कुछ एब्जॉर्ब करेगी और कुछ पार्ट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बट इसके जगह यदि यहाँ पे आइस होता तो यहाँ से सन की जितनी रे आती ना, ऑलमोस्ट 90 to 95% क्या होता, रे को रिफ्लेक्ट कर देता।
बहुत कम ही पार्ट, यानी कि कम पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कम हीटिंग हो रहा है, तो लैंड हमारा कूल रहेगा। लेकिन जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो अब मोर हीट क्या होगा, ये ज़मीन एब्जॉर्ब करेगा, मोर हीटिंग होगी और मोर ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक न्यूज़ है। फौना मतलब क्या होता है, कहीं पे भी यदि आपको फौना लिखा हुआ है, फौना मतलब एनिमल होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम। इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पोलार बियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड है जो कि नोवा के द्वारा रिलीज़ किया जाता है एंड एनुअली फ्रॉम 2006 से और क्या हाईलाइट रिपोर्ट में किया कि आर्कटिक कंटिन्यू वार्म हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल, और परसिस्टेंट समर आइस ये हो रही है ड्यू टू कूलर सरफेस वाटर एंड नॉर्थ विंड चुकचुकी सी। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव में COP26 के बारे में। क्या था COP26, एक बार टाइमलाइन फिर से देखते हैं ताकि बार बार आप देखो और याद हो जाए। COP26 ये था हमारा 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 1988 में IPCC बना, WMO UNEP से। IPCC ओनली रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसी IPCC के 27th कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा है। और 27th कहाँ हेल्ड हुआ, बात कर रहे हैं इजिप्ट के शहर में अल शेख, शार्म अल शेख प्लेस पे COP27 हुआ। COP27 में कुछ बातें तो जो 2026 COP26 में जो हुई 21 ग्लासगो में, उस चीज़ को भी कहता है क्या, वो जो हमने उस समय जो डिस्कशंस किया, वो जो पॉइंट है उस पर वो तो रहेगी ही रहेगी। और COP26 बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेस ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ऑफ 2026 एंड पेव दी वे फॉर हायर एम्बिशन। और अभी हम अब किस पे ध्यान बोल रहा है क्या, मिटिगेशन पे, एडेप्टेशन पे एंड क्लाइमेट फाइनेंस पे। मिटिगेशन एडेप्टेशन हमने बात चर्चा कर लिया। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस अभी तक हमने एक बार भी बात नहीं किया। देखो क्या हुआ, जब पहली बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनी और लोगों और हर देश से यह बात कहा गया कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करनी है, तो हर कंट्री का ये कहना, तो दो ग्रुप में पूरी दुनिया बट गई। एक तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग प्लस लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, LDC प्लस डेवलपिंग और एक डेवलप्ड। इनका कहना था देखिए भाई साहब, आप तो इतने सालों से डेवलप्ड हो चुके हैं, सब कुछ आपने कर लिया, टेक्नोलॉजी ले आया, सब कुछ आपके पास है, हम तो अभी तुरंत डेवलप कर रहे हैं, हम कैसे कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना कम कर दे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ना पैसा है उतना कि हम क्लीन एनर्जी पे जाए, ना ही रिसोर्स है, ना ही हमारे पास मान लो कि यूरेनियम है जिससे हम क्या करें कि, या यूरेनियम नहीं है प्लस टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे कि हम क्या करें, हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बनाएं। तो एक कंसेप्ट फिर यहाँ से निकल के आया कि डेवलप्ड कंट्री इन लोगों को हेल्प करेगा, कैसे, बाय टेक्नोलॉजी से और प्लस फंड से, कुछ पैसे देगा और टेक्नोलॉजी देगा जिससे इस कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी से जो सेटअप होगी जिससे कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होगी उसमें पॉल्यूशन उतनी नहीं निकलेगी। जैसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो, आप जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के करने के लिए हमें बैटरी चाहिए, लिथियम आयन बैटरी, तो वो उन सब के लिए रिसोर्स प्रोवाइड हमें डेवलप्ड कंट्री करेंगे। ये चीज़ बातें कही गई इसमें। तो हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस पे बात कर रहे थे, तो 3 चीज़ों पे यहाँ पे बात किया गया। ऑल्सो इंक्लूडेड 17th सेशन ऑफ COP सर्विंग एज द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बोला इस स्लाइड पे आप जाना, दोनों में आपको क्योटो जनरली मिलेगा, आपको ये बात उस समय तब हमने किया क्योटो के बारे में। ये देखो आई थिंक यहाँ पे होगा IPCC 20th एनिवर्सरी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान शहर में है, 1997 में UNFCCC एम्ड एट फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो 2005 में जब हम मीट किए थे, तो ये उस समय क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे मेनली बात करता है। और आपको इसके बाद जो थी पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उस समय जो हमने वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक लिमिट जो रखा था, ये है पेरिस क्लाइमेट चेंज वाली बात। इसे ध्यान से पढ़ना है, आप उस डिटेल में मैंने इसमें चर्चा की है, आप उसे एक बार देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट कंक्लूडेड हुआ, शार्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे बताया गया।
और हमने इसमें टारगेट क्या क्या लिया, तो एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडेप्टेशन एजेंडा, प्रोवाइडिंग मोबिलाइजिंग एंड डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस, मेनली क्लाइमेट फाइनेंस फॉर किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए। अक्सर हमेशा इस बात को ध्यान रखनी है, जो क्लाइमेट फाइनेंस होगी वो डेवलपिंग कंट्री के लिए होगी, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ आप इसे देख लेना यहाँ से। और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या रहा COP27 का, एरियाज़ ऑफ डिस्कशन क्या क्या चीज़ रहा, इस पर यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्लाइमेट टारगेट, मिटिगेशन, एडेप्टेशन से आप देखो कि हमें एडेप्ट करने के लिए ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन रिलीज़ किया गया, जिसमें कि बात किया गया कि 230 मिलियन US$ जो है मेड फॉर एडेप्टेशन फंड, एडेप्टेशन के लिए इस फंड से मनी को कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। लॉस एंड डैमेज के लिए एक न्यू फंडिंग अरेंजमेंट इस्टेब्लिश किया गया, विल असिस्ट डेवलपिंग कंट्री, ये भी कैसे मिलेगा डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। एनर्जी के लिए क्या बात किया गया, लो इमिशन एनर्जी सिस्टम, फेज डाउन करनी है हमें अनअबेटेड कोल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अनअबेटेड कोल को फेज डाउन करनी है एंड फेज आउट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स। ये अनअबेटेड कोल क्या होता है, देखो कोल को जब आप डायरेक्टली क्या करते हो, माइनिंग करके आप डायरेक्ट फैक्ट्री में लाते हो, उसे बर्न करते हो, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलती है। उस तरह के कोल जिसमें कि आपने अभी कुछ भी जो है क्या वैल्यू एडिशन नहीं किया है, उसे कहते हैं अनअबेटेड कोल। और अबेटेड कोल का मतलब क्या होता है, कोल में आप थोड़ी प्रोसेसिंग करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 इमिशन रिड्यूस होती है, जिससे कि कम पॉल्यूशन होता है। तो इसने कहा क्या, इसकी फेज डाउन करनी, मतलब फेज डाउन मतलब कम करना है इसके यूज को, और फेज आउट का मतलब हुआ कि कम्प्लीटली ख़त्म करना, किस चीज़ को, कि जो फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडी देते हैं इस चीज़ को कम करना, ख़त्म करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एग्रीकल्चर पे पहली बार कोई जो है क्या कोरोनिवा ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर हुआ, जिसमें कि बताया गया कि ये 4 साल के पीरियड के लिए लीज है बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ईयर शार्म अल शेख ज्वाइंट वर्क में, जिसमें कि पहली बार क्लाइमेट एक्शन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे जो पड़ रहा है उसके बारे में बात किया गया। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, KJWA इज़ द ओनली प्रोग्राम टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी अंडर UNFCCC। ओनली प्रोग्राम मतलब इंपॉर्टेंट बनता है ये। रेस्ट ऑफ ऑल हमें पता है इंडिया मेंबर है, ठीक है। इसका COP26 मतलब COP26 किसका हो गया, UNFCCC का, तो UNFCCC का इंडिया मेंबर है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जिसके बारे में हम लोग अभी इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं। UNFCCC इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर यहाँ पे। ये कब बना था, 1992 में, हमने भी जस्ट देखा 1992 रियो अर्थ समिट रियो दी जेनेरो में हो रहा था ब्राज़ील के, तो उस समय ये चीज़ें जो है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट बन के आई थी। इसकी काम ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को कम करना और इस पे ध्यान, इस पे रिपोर्ट्स रिलीज़ करना, क्या किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे बात करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ये इस एरिया में काम करता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्या कहता है इसमें, इंडिया हैज़ सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, UNFCCC को इंडिया ने सबमिट किया अपना कि लॉन्ग टर्म इमिशन कैसे, और यह इतनी ज़्यादा इसमें जो है क्या, इसे ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज इंडिया एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ना कि इंडिया अपनी, हमने बताया है कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी, तो ये चीज़ UPSC में ज़रूर पूछेगा। और कब कहाँ पूछेगा, मेनली इसकी चांसेस आपको पहले हमने बताया कि मेंस में अधिक चांसेस बनती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इंडियाज़ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू क्यूमुलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन बीइंग वेरी स्मॉल, ठीक है। इंडिया की जो है कंट्रीब्यूशन, पहली बात तो ये समझनी है, हमारी कंट्रीब्यूशन अभी या तो पॉल्यूशन हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड में हो, या GHG इमिशन में हो। हम एज पर पॉपुलेशन डाटा से यदि देखें तो दुनिया की सबसे कम इमिटर कंट्री में से आते हैं, ठीक है। बट स्टिल हम इन्वायरमेंट से काफ़ी, इन्वायरमेंट रिलेटेड काम पे काफ़ी ध्यान देते हैं। जब पहली बार दुनिया ने 1972 में बात की अर्थ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए, UNEP के लिए,
तो उस समय भी हमारी प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी जो है इसे ज्वाइन की थी और मेजर चेंजेस की वहाँ से आने के बाद उसके जब वो आई उस मीटिंग से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रिलीज किया, प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज किया 1973 में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तक अमेंड कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा, हमने DPSP में इन्वायरमेंट को जगह दिया। इन सभी चीज़ को हमने कहा हम इंडिया इन्वायरमेंट से काफ़ी कंसर्न इन्वायरमेंट के लिए रहते हैं। इंडिया इज कमिटेड टू लो कार्बन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट एंड एक्टिवली परचेज देम। ये हो गया इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज द 50 years of Stockholm Conference. It is also a very very important article because पहली ही ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, हमने कई बार बात किया और अब तो याद भी हो गया आपको कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने 1972 में था, अभी 2022 में इसकी 50 ईयर्स हुई। स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम, स्वीडन में वो जगह है, to commemorate the 50 years since 1972 United Nations Conference on Human Environment, also known as in Stockholm Conference, which made environment a pressing global issue for the first time. इसने पहली बार बताया कि ये environment जो है global issue है first time बात। स्टॉकहोम प्लस 50 का थीम क्या है? A healthy planet for prosperity of all, our responsibility, our opportunity। स्टॉकहोम की 50 की एजेंडा क्या रही? टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक्सपीरियंस को शेयर करना है। इनिशिएटिव क्या है? सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक से सस्टेनेबली रिकवर करने के लिए चीज़। अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कैसे इवोल्यूशन हुआ, जो हमने बात किया था पहली बार, तो आपको पता है 1972 में बना, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले बहुत कुछ पीछे कहानी होती है। देखो ये कहानी कहते हैं 1965 में स्टार्ट हुई, जब US साइंस एडवाइजरी कमेटी हाईलाइटेड द रोल ऑफ ह्यूमन इमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेरिक वार्मिंग। जब वार्मिंग हो रही, गर्म हो रही है, जब इंसान कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को बढ़ा रहा है, डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द करंट लेवल वुड रिजल्ट इन 2 डिग्री इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती है तो 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो कि बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर इसके बाद 1968 में फर्स्ट टाइम UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कशन हुआ क्लाइमेट चेंज यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर स्वीडन प्रपोज्ड किया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडिश इनिशिएटिव, और फाइनली 1972 में हमने UNEP का पहला बॉडी बनाया। ठीक है, 3 डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस कहता है नॉट टू हार्म ईच अदर। इसमें जो बात किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस का, इसमें क्या कहा कि नॉट टू हार्म ईच अदर इन्वायरमेंट, एक्शन प्लान टू स्टडी द थ्रेट ऑफ अर्थ्स इन्वायरमेंट, अर्थ का इन्वायरमेंट खतरे में है, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए इसमें भी मेंशन है मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली ऐसी फॉरेन हेड गवर्नमेंट थी जो कि 113 नेशन में जो कि इसको अटेंड की थी, बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट वन इज, फिर कहता है क्या, इसी में 1992 में हम जब इसकी 20वीं सालगिरह मना रहे थे, हम यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम रियो दी जेनेरो में सेलिब्रेट किए। वियना कन्वेंशन हमने किया प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इसी के तहत UNFCCC के तहत ओजोन प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन, इसी में आ जाता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, देखो जो भी चीज़ यदि पिंक कलर से हाईलाइटेड है दैट मीन्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट ग्रीन और उससे लेस इंपॉर्टेंट येलो, इस तरह से हाईलाइटेड किया गया है। मिनिस्टर ये यहाँ पे मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट 1971 में क्या बना, रामसर कन्वेंशन, 72 में UNEP, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पेसीज। आप जब क्या करते हो, एक देश से कोई इंडेंजर्ड स्पेसीज को तो ट्रेड करते हो इलीगली, तो उस पर रेगुलेशन साइट्स करता है, साइट्स उस पर ध्यान रखता है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ फॉर ओजोन लेयर हो जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर बासेल कन्वेंशन है, बासेल कन्वेंशन क्या है, ये है आपको कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। एक्चुअली देखो पहले कंट्री क्या करता था, डेवलप कंट्री बहुत परेशान किया सबको, किस वे में कि मान लो उसके देश का वेस्ट है
इसमें सबसे आगे अमेरिका रहता था। अपने देश की कचरा को क्या किया, कचरा है, मेडिकल वेस्ट है, हजार्डियस वेस्ट है, सबको उठा के कोई गरीब देश के आइलैंड पे जाके उसके आसपास में जाके सब डिस्पोज कर दिया। तो इस चीज़ से निपटने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइजेशन से बात किया वो था बासेल कन्वेंशन। ठीक है, बासेल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखनी। ये सभी की चर्चा डिटेल में अभी तक जितनी भी आ रही ना, हमें बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़नी है, तो वहाँ पे आएगी, इसलिए और डिटेल में इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेक्चर अननेसेसरली काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग ऑन आवर थिंग। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रोटरडम कन्वेंशन ऑन हजार्डियस एंड केमिकल इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी कोई आप हजार्डियस कोई सब्सटेंस है, केमिकल है, तो उसके ट्रेड पे रेगुलेशंस ये रोटरडम कन्वेंशन के थ्रू हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आर्टिकल हो सकता है। ये बात करता है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठा था, जो कि प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन भी उसे हम लोग कहते हैं। प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें क्या बात किया गया था कि टू कट आउट 99% ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कि CFC हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे AC से निकलता है, फ्रीज से निकलता है, उन सब चीज़ पे बोला क्या, कट डाउन उसकी मिशन करनी है। और हुआ भी, उसके बाद बहुत चेंज हुआ, उसने बाद हर कंपनी ने सुधार किया, उसके जगह एक न्यू सब्सटेंस को खोजा। कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ CFC का हमने बोला रिप्लेस करना है विथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विच डू नॉट डिस्ट्रॉय आवर ओजोन लेयर बट एक्सट्रीमली पोटेंट इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। हमने ओजोन लेयर से तो बचा लिया HFC से, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे CFC कैसे इम्पैक्ट करता है ओजोन लेयर को, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से इससे हम नहीं बच पाएंगे। क्यों, ये जो है HFC, इसकी पोटेंशियल है टू क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या होती है, कैसे डिप्लीट करता है। देखो हमारा ये सन है, इस सन से क्या हो रहा है कि सन की रे आ रही है, ठीक है, सन की रे आ रही है, इसमें अल्ट्रा वायलेट A और B रे होता है। अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, आपको पता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, VIBGYOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसके आगे की फ्रीक्वेंसी, हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिए खतरनाक होता है, दैट कैन काउज कैंसर। ये जब हमारे, तो इससे बचने के लिए गॉड ने एक प्रोटेक्शन दे दिया था। ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर गॉड ने बना दिया कि चलो तुम लोग सेफ से रहो। बट वी आर द ह्यूमंस, हम लोगों ने तो हर कुछ को बर्बाद करना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो CFC मॉलिक्यूल है, CFC का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया। CFC कुछ इस तरीके का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं। एक बीच में कार्बन एटम होता है, क्लोरीन और एक फ्लोरीन एटम होता है। जब इस पे UV रे पड़ती है, तो ये मॉलिक्यूल पे जब UV रे पड़ती है, तो क्लोरीन एटम यहाँ से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन 2+O। इस ऑक्सीजन से क्लोरीन जाके बोलता है भाई हम तुम्हारे साथ रिलेशन बनाएंगे, बन जाता है ClO, कार्बन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्या बन गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एंड ये बन गया ऑक्सीजन। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट में O3 था, ये तो ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हो गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो ये बात थी, जिसके कारण से क्या हुआ, ओजोन होल हुआ। ठीक है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। इंडिया इज़ अ पार्टी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इंडिया मेंबर है। इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम ए पार्टी देखो इंडिया जनरली दुनिया में जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी फाउंडिंग मेंबर में से बन रहा है। आप 90% केस में देखेंगे इंडिया इसमें पीछे नहीं हटता है। इवन यू कैन इमेजिन दैट जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं भी हुए थे, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, बट जब हमारा ये बन रहा था, IMF बन रहा था, वर्ल्ड बैंक बन रहा था, हम इनके फाउंडिंग मेंबर हैं।
बिलीव दैट, जो कि 1945 में ये मेंबर बनी, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, बट स्टिल वी आर द फाउंडिंग मेंबर। सो दुनिया में जब कभी भी अच्छाई की बात होती है तो इंडिया उसमें सबसे पहला स्टेप जरूर डालने की कोशिश करता है, बिकॉज वी थिंक पूरी यूनिवर्स हमारा अपना परिवार है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस ऑन UNOC क्या बात करता है ये अभी रिसेंटली इसकी जो है क्या पुर्तगाल के लिस्बन शहर में ये हुआ। 2 आदमी ने मिलकर होस्ट किया था, केनिया और पुर्तगाल ने, जो कि डिक्लेरेशन था आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट लाइन। इंडिया वाज अ पार्टिसिपेंट था। इसमें बात करता है कोस्टल क्लीन सी कैंपेन की, कि जो आपकी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन समझते हैं, कोई भी कंट्री के जो समुद्र से टच होती है कोस्टल लाइन को, उसको क्लीन सीज का कैंपेन ये करता है। ये बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी और आप इसे एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी। इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी एट ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। इंडिया इसकी मेंबर है। अबाउट मिशन इनोवेशन ग्लोबल इनिशिएटिव टू कैटलाइज द एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन टू मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल attractive, accessible to all the decades. मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी में ये बातें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मिशन लाइफ। दिस वन बिकम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिकॉज ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपनी दी हुई लाइन्स हैं। मिशन लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल, LI से लाइफ स्टाइल, F से 4, E से इन्वायरमेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड मिशन लाइफ। क्या बात करते हैं इसमें? देखो, लाइफ में बात करते हैं कि हम अपनी जीवन को किस तरह से बदले और अपने देश को किस तरह से बदले जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें फर्स्ट में एनर्जी सेविंग का बात करता है, जिसमें कि बोलता है 19 एक्शन सच एज आप यूज LED बल्ब का कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कीजिए, तो इससे क्या होगा, देश की एनर्जी सेव होगी। ऑब्वियस सी बात है। यदि आप 10 बल्ब जलाते हैं LED, उसके जगह पे एक जो रेड बल्ब जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, रेड वाली बल्ब, उसके बराबर में एनर्जी लेगी है। सेकंड क्या कहता है, वाटर सेव करना है आपको। कैसे? ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमने क्या किया, पूरी की पूरी पानी छोड़ दिया खेत में, पूरी पानी जा रही है। अब बोलते हैं कि उसमें ड्रिप इरीगेशन कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को बचा के स्टोर कीजिए ग्राउंड में, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस तरीके का बनाएंगे जो कि पानी को सेव करेगा। थर्ड में कहता है सिंगल यूज प्लास्टिक रीयूज करना है हमें। उसकी जगह पे क्या 11th एक्शन प्लान हुआ, जिसमें कि आपको कहता है क्लॉथ बैग आप यूज कीजिए, बेम्बो से बना हुआ टूथब्रश यूज कीजिए। फोर्थ कहता है क्या 6 एक्शन सच एज कंपोस्ट फूड, वेस्ट एट होम, तो जो वेस्ट होती है घर में क्रिएट होती है सब्जी का, ये सब का कचरा, उस चीज़ से आप क्या कहते हैं वेस्ट बनाइए जो कि सस्टेनेबल फूड स्टाइल अडोप्टेड होगा। फिर कहता है वेस्ट रिड्यूस, स्वच्छता एक्शन सच एज डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, आपके पास जो पुराने कपड़े हैं वो किसी को दे दीजिए तो उससे फिर से यूज हो जाएगा। फिर कहता है क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल अडोप्टेड, तो ट्री प्लांट कीजिए, और एक्शन सच एज यूजिंग रिचार्जेबल लिथियम सेल, जिससे कि बार बार आप उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो की कंसेप्ट नहीं होगी। ये लाइफ स्टाइल है। मिशन ड्यूरेशन इसकी 5 साल है। ये काफ़ी डिटेल से पढ़नी है आपको, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM क्या है। इंडिया अपोज किया इसका, कि इस पे एक्चुअली क्या था कि COP27 में यूरोपियन यूनियन जो है वो कार्बन पे टैक्स लगाना चाह रहा था, कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? देखो, कह रहा था क्या, जो भी चीज़ को प्रोडक्शन करने में यदि उस पर कार्बन इमिट हो रहा है उससे, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा उस प्रोडक्ट पे। इसके लिए इंडिया अपोज किया। एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री अभी उस रीज़न पे नहीं है कि हम लोग जो है क्या बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास अभी ऑप्शंस ही नहीं है। इंडिया अभी भी अपने नीड का 50% एनर्जी नीड कोल से करता है। प्लान फॉर यूरोपियन यूनियन विल टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट। कार्बन इंटेंसिव मतलब जैसे आयरन एंड स्टील कैसे बनती है, कार्बन से बनती है ना, कि आपको पहले तो हीट करना होता है, हीट करने के लिए कार्बन कोयला जलेगी,
आयरन स्टील मेल्ट होगा, फिर उससे आप पतली शीट में जिस फॉर्म में आप स्टील चाहते हैं बनाना बनाते हैं आप। सीमेंट इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र हो, एल्युमिनियम हो, ये इन सब चीज़ में करा था क्या, टैक्स लगाने को। एम क्या है, टू एलिमिनेट द डिफरेंस इन कार्बन प्राइस पेड बाय कंपनी सब्जेक्टेड टू द यूरोपियन यूनियंस इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस वन इज ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट दिस। In General Assembly meeting, International Solar Alliance approved the solar facility about तो क्या कहता है, a payment guarantee mechanism expected to stimulate investment into solar project with two financial component. इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 पेरिस 2015 पेरिस कन्वेंशन में उस समय क्या कहता है, अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ज्वाइंटली बाय किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस। तो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली लॉन्च किया, और किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। 92 अभी इसके मेंबर कंट्री हैं। मेजर इनिशिएटिव्स इसकी ये हैं, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। 62nd मीटिंग हेल्ड हुआ है अभी GEF का। क्लोजिंग 4-year फंडिंग साइकिल एंड कमांडिंग GEF 8 साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद अदर न्यूज है, जो कि मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तो इन सभी चीज़ को शॉर्ट न्यूज है, आप इसे देख लेंगे। और लास्ट में है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। इंडिया ने अपना अपडेटेड NDC दिया है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के समय में आपने काफ़ी ध्यान से देखा होगा कि जब हमने अपना NDC दे रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमारे एक टर्म क्वाइंट किया जिसका नाम था पंचामृत। पंचामृत मतलब क्या, टोटल 5 अमृत, जिसमें कि 5 पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया विल वर्क, जो कि इंडिया की ये NDC क्या थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो जब क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे तो सब कंट्री डेवलप्ड और डेवलपिंग में 2 ग्रुप में बट गया। तो डेवलपिंग का कहना था कि मुझे तो अभी जो है कि हम अभी डेवलपिंग करना शुरू किए, तो इसमें बाद में कंसेंसस निकला क्या, सब कंट्री अपने मन से ही बोलिए आप कितना कम करेंगे, आप कितना कम करेंगे, जितना ही कम करना हो उतना आप कीजिए। तो हर कंट्री ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया था, अपना अपना कि हम इतनी चीज़ कम करेंगे। इंडिया ने फिर उस चीज़ को अपडेट किया, मतलब पहले जो उनकी कमिटमेंट थी हमने न्यू कमिटमेंट किया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग ग्लासगो 26 में किया था। पहला क्या, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070 में हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। इन समझ में आ गई ये चीज़। इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो ये कह रहा है क्या कि हम लोग जो है 2030 में तक 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल से एनर्जी बनाएंगे। मतलब हो सकता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाए, सोलर से बनाए, मतलब उसमें फॉसिल फ्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। फिर कहता है मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग 50% अपनी एनर्जी, हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें से 50% आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, जिसमें कि कोई भी कोयले की अमाउंट यूज नहीं होती। रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन from now till 2030 and reduce the carbon intensity of its economy by less than 45% by 2030. These 5 things जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में क्या कहता है, टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशन फेल्योर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। जो हम क्लाइमेट रिलेटेड जो भी टॉक कर रहे हैं उस पर फाइनल कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, पूरी दुनिया उस पर भी उसको हल्के में ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्या बहुत ग्रेट रिस्क पे हमें ये डाल सकता है। UNEP के बारे में है, जो कि हमने बात किया, सबसे फर्स्ट कन्वेंशन था 1972 में, हमने काफ़ी डिटेल में बात किया। इंडिया इसकी मेंबर है। रेस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज JCUC। देखो एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कार्बन कैसे हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन क्या, एक वर्ड है
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में? मान लो ये कोई फैक्ट्री, ये फैक्ट्री से क्या हो रहा है, ढेर सारी जो धुआं निकल रही, ठीक है, ढेर सारी स्मोक निकल रही जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन को कैप्चर करके इसको क्या करना है, ग्राउंड के अंदर डिस्पोज कर देना है, जो कि परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। दैट इज़ नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और दूसरी ऑप्शंस क्या है, हमारा फैक्ट्री हो सकता है 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, हम इतनी अमाउंट ऑफ ट्री लगा दें जो कि इतने सारे जो है ये कार्बन को क्या करे, सक कर ले, मतलब कार्बन की अमाउंट को कम करना इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यही चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है। स्टोरेज ऑफ CO2 परमानेंटली अंडरग्राउंड, ये हम अंडरग्राउंड परमानेंटली भी कर सकते हैं। ये हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जितनी भी निकली है वो CO2 उसे हम लोग कर दें। तो ये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के बारे में ये आर्टिकल है। फिर यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की बात भी जब हम लोग 1992 में बात कर रहे थे रियो अर्थ समिट में, उस जगह बात हुई कार्बन मार्केट की। उसमें क्या बोला क्या, जो डेवलपिंग, एक तो डेवलप्ड कंट्री हो गया, एक हो गया डेवलपिंग कंट्री हो गया। डेवलप्ड कंट्री ने क्या कहा, डेवलप्ड कंट्री ने इसने क्या कर, डेवलपिंग कंट्री के पास बहुत सारी अभी लैंड खाली है, ठीक है, बट डेवलपिंग कंट्री के पास उतनी ज़मीन खाली नहीं। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, आप अपने जैसे कि कोई भी आप जिस शहर में हो, आप अपनी कैपिटल सिटी को देख लो और आप जिस सिटी में कैपिटल सिटी के बदले दूसरी सिटी देख लो, कैपिटल सिटी में जनरली जगह कम होती है। सेम एज डेवलप्ड कंट्री के हर जगह इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उनके पास जगह कम है। डेवलपिंग कंट्री के पास ढेर सारी खाली लैंड है। मान लो डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया, 50 एकड़ में क्या किया, ट्री लगा दिया। कितने, 50 एकड़ में जो है इसने ट्री लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ट्री है तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ये सक करेगा। तो मान लो कैलकुलेट किया कि हमने जो है 1000 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसने सक किया। इतने टन के लिए हम इसको मान लो ये 1000 टन CO2 है, तो इसको हमने 1000 का एक पॉइंट टेबल दे दिया या सिंपली कार्ड दे दिया, 1000 पॉइंट कार्ड दे दिया, CRD कार्ड। अब क्या करेगा, इस कार्ड को ये सेल कर सकता है। अब मान लो इसने क्या किया, इसकी जो जितनी इंडस्ट्री थी, इसकी इंडस्ट्री ने क्या किया कि इसकी इंडस्ट्री ने 2000 टन जो है ना ये CO2 इमिट किया। तो 1000 कार्ड यदि इससे बाय कर लेता है, इसका मतलब है कि इसकी 1000 CO2 बैलेंस हो गई। ऐसे दूसरे कंट्री से ये क्या करेगा, 1000 और टन जो है 1000 कार्ड और बाय कर लेगा, तो उससे मतलब क्या, पूरी दुनिया में जस्ट लाइक एक नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना जो हम लोग बात करते हैं कार्बन ट्रेड में। एक्सचेंज हम लोग यहाँ से करेंगे। देखो ये इमीटर A था, इमीटर B था, कोई आदमी परचेज कर रहा है, कोई आदमी सेल कर रहा है, ठीक है। अपनी वो किसने कितनी बचाया, किसने कितना सेल किया, कार्बन मार्केट इस तरह से वर्क करेगी। अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ एंड कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ का है ये, तो पिल्ली इन जम्मू बिकेम द फर्स्ट इंडियन कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या, बैलेंस बिटवीन कार्बन इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सिंक। बात समझ में आ रही है, जितनी हम इमिट कर रहे हैं उतना सिंक करना, जो बार बार हम बात कर रहे हैं उस पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसको देखते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी हेडक्वार्टर याद रखनी है और इसकी ऑब्जेक्टिव्स याद रखनी है, जो कि हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इंडिया इसकी मेंबर है। ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम गूज रिपोर्ट कार्ड 2022, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022 एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। कोई कंसेप्ट वाली चीज़ अब नहीं बची है। एंड थैंक यू फॉर डिस्कशन, यू गिवन योर इम्पोर्टेंट टाइम। होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर एंड बैटरी इज ऑल्सो अबाउट टू डाई। सो मिलते हैं इसके बाद वाली सीरीज़ में, और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। हम साइंस एंड टेक की भी सीरीज़ करेंगे, पूरी की पूरी इन्वायरमेंट पहले कंप्लीट करेंगे, साइंस एंड टेक करेंगे, IR करेंगे, एंड इफ़ देखते हैं फिर आगे जैसा होता है आपको उसकी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।